रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि प्लीज जब मैं साइड हो जाता हूँ और बोलता हूँ कि आप खुद ट्राई करो, तो आप डेफिनेटली उसको पॉज करके खुद ट्राई करो। तो हमें ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट, एप्लीकेशंस और कैलकुलेशंस और स्ट्रेटजी, इन सबका सही समन्वय होना चाहिए। पहले तो ऐसे यूनिट्स प्रेफर करनी है, सिंपल। अगर ऐसे यूनिट प्रेफर कर सकते हो बहुत बढ़िया। अगर तुम ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करके डायरेक्ट वैल्यू पुट करके कर सकते हो, बेस्ट ऑफ। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फिट, फाइन एंड सेफ, डूइंग गुड। सब कुछ अच्छा चल रहा है और आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। तो आज हम लेकर आए हैं हमारा जो चैप्टर करंटली चल रहा था, वेव साउंड एंड एसएचएम, उसका 5th लेक्चर। और जैसा कि पता है कि मैंने 4th लेक्चर में भी आपको कुछ डॉपलर इफेक्ट वाला कुछ टाइम पढ़ाया था एंड मैंने फिर आपको प्रैक्टिस करवाई थी। तो 5th लेक्चर स्पेशली मैंने प्रैक्टिस के लिए रखा हुआ था कि नहीं ठीक है 5th लेक्चर में बच्चों को प्रैक्टिस करो, ठीक है। और पॉसिबली वो क्वेश्चन जो क्वेश्चन आपको डीप इनसाइड देते हैं किसी कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छे से समझने में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस, और प्लस एक चीज और है कि इसके अलावा जो, क्योंकि आज हमारा देखा जाए तो 5th लेक्चर है इसी चैप्टर का और प्रैक्टिस का 2nd लेक्चर है, isn't it? तो आई ट्राई कि आप लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन आज मैं लेकर आया हूँ वो क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा खुद ट्राई करें, ठीक है। तो मैं ऑब्वियसली, आपको पता है एज यूजुअल कि क्या होता है कि मैं आपको एक क्वेश्चन डिस्प्ले करवाऊंगा, उसके बाद फिर आपको क्वेश्चन समझाऊंगा, उसके बाद फिर साइड हो जाऊंगा, पॉज करके खुद ट्राई करना। एंड आई रियली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि प्लीज जब मैं साइड हो जाता हूँ और बोलता हूँ कि आप खुद ट्राई करो, तो आप डेफिनेटली उसको पॉज करके खुद ट्राई करो। देखो, उसके फायदे बताता हूं मैं आपको। आप ये रहोगे कि नहीं पॉज क्या करना, 2 सेकंड वाले तो सर आके स्क्रीन पे सारा समझा देंगे। डेफिनेटली मैं समझा दूंगा, इस बात में कोई डाउट नहीं है। बट, लेकिन, किंतु, परंतु जब आप खुद ट्राई करोगे ना तो आपको पता लगेगा कि आप ये सोच रहे थे, होना इसमें ये था और गलती यहां पे। दिस इज द मेन पॉइंट। तो हमें ये भी तो जानना है, अगर हम करेक्ट आंसर लेना है, ठीक है, तो हमें ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट, एप्लीकेशंस, कैलकुलेशंस और स्ट्रेटजी, इन सबका सही समन्वय होना चाहिए। बट हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि हम गलत कहाँ जा रहे हैं, हम गलत कहाँ कर रहे हैं। और वो हमें तभी पता चलता है जब हम खुद ट्राई करते हैं, और खुद ट्राई करते हैं तो गलतियां भी होंगी, दैट इज राइट, ठीक है। तो आई रियली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि अगर मैं क्वेश्चन समझाऊं तो क्वेश्चन समझाने के बाद मैं साइड हो जाऊंगा, ऑन देन पॉज एंड ट्राई ऑन योर ओन, ठीक है। और गलत होगा कोई बात नहीं, अगर सही आता है चीयर्स, गलत होगा कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझाऊंगा, देन यू फाइंड आउट कि मैं गलती कहाँ कर रहा था या कहाँ कर रहा, ठीक है। तो हम करते हैं स्टार्ट हमारा वेव साउंड एंड एसएचएम का 5th लेक्चर। और जैसा कि आपको पता है कि आज के क्लास में क्या प्रैक्टिस होने वाली है, ठीक है। नाउ लेट अस मूव विद दिस। तो पहला कि जो क्वेश्चन डिस्प्ले होगा, उसके बाद सिंपली आपको ट्राई करना है, देन आई विल एक्सप्लेन। फिर आपका अगर आंसर करेक्ट आता है, ग्रेट, और अगर इनकरेक्ट आता है कोई बात नहीं, फाइंड आउट की गलती कहां पे हुई है, क्या गलती कहां हुई है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम आगे, तो लिखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। देखो बच्चों, तो हमारा प्रैक्टिस सेशन का पहला क्वेश्चन है, इन अ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट with a simple pendulum it was found that it took 36 seconds to complete 20 oscillations when the effective length was kept 80 centimeter. Calculate the acceleration due to gravity from these data. अच्छा जी, चलो, एक हमारे पास एक लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट है। उस लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में हमने एक पेंडुलम लिया, सिंपल पेंडुलम, जिसकी लेंथ थी 80 सेंटीमीटर, इट मीन्स 0.8 मीटर। अच्छा, देखो, अब इसमें जब इसने हमने नोट किया तो हमने देखा कि 36 सेकंड में, टाइम क्या था 30 सेकंड, और इसमें कितने ऑसिलेशंस करे, 20 ऑसिलेशंस करे, कितने 20 ऑसिलेशंस। अब देखो बच्चों, तो हमें बताना है कि एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होनी चाहिए अगर वो
कंडीशन पॉइंट हमारा पेंडुलम बॉब ऑसिलेट कर। अब देखो बेटा, अच्छा हाँ, मुझे तो साइड होना था ना। हाँ जी, चलो ट्राई करो। हाँ, यहाँ पे कुछ बच्चे गलती करेंगे, जैसे लेंथ को कोई सेंटीमीटर में ले लेगा और ये सब, तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि एक्चुअली कैसे डिसाइड करते हैं, टेंशन नहीं ले। राइट, पॉज कर लिया। चलो, तो आई होप सब बच्चों ने ट्राई करा होगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, एक चीज देखो, यहां पर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी दे दी है, 80 सेंटीमीटर, या हम जिसको 0.8 मीटर मानते हैं। तो हमें कैसे पता करना है कि सर जी सेंटीमीटर में लेंगे कि मीटर में लेंगे। देखो बेटा, एक्चुअली यहां पर एक चीज है, पहले तो ऐसे यूनिट्स प्रेफर करनी है, सिंपल। अगर ऐसा यूनिट प्रेफर कर सकते हो बहुत बढ़िया, अगर तुम ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करके डायरेक्ट वैल्यू पुट करके कर सकते हो, बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। एक चीज और है यहाँ पे कि हमारा जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा वो किस में आएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आएगा। तो यहां लेंथ, अगर यहां पर अगर हम लेंथ मीटर में ले रहे हैं, तो बाकी ऑप्शन में फॉर्मूला में मीटर में ही लेना पड़ेगा ना हमें। दैट्स अ पॉइंट, ठीक है। अगर वो बोलता कि एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में निकालो, तो हमारा तो सिर्फ सेंटीमीटर में काम चल जाता, क्योंकि एक ही फॉर्मूला में जब हम लेंथ ले रहे हैं तो ऐसा नहीं कर सकते ना कि आधी उसमें लेंथ सेंटीमीटर में ले ली आधी मीटर में ले ली, नहीं। ये एरर मैं बता रहा हूं, प्रैक्टिस सेशन का मतलब सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करवाना नहीं है। प्रैक्टिस सेशन का मतलब ये भी है कि गलती कहां कर रहे हो, गलती कहां कर रहे हो वो पता होना भी प्रैक्टिस सेशन का ही हिस्सा है, कि यहां पे अटक रहे हैं और हमें पता कैसे करना है कि भाई अटकते क्यों है, और अगर अटक गए तो आगे कैसे बढ़ना है, ठीक है। तो फटाफट देखो, पहले बात करते हैं हम टाइम पीरियड की। देखो बच्चे, यहां पर टाइम कितना है, 36 सेकेंड। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितने हैं, 20, ठीक है। अब हमें निकालना है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है कि एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगा, एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगा। तो क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड क्या होगा, टोटल टाइम कितना है 36 सेकेंड, ऑसिलेशन कितने हैं 20, क्या आ गया 1.8 सेकेंड आ गया। मतलब एक ऑसिलेशन में उसने 1.8 सेकेंड लगाए, तो 10 ऑसिलेशन में 18 सेकेंड और 20 ऑसिलेशन 36। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब वो हमसे पूछ रहा है कि हाँ, इफेक्टिव लेंथ ही अगर ये है तो 0.8 मीटर या 80 सेंट। अब हमें बताना है कि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की क्या वैल्यू आएगी, क्योंकि हम एक लैब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। लिसन केयरफुली, हमें क्या पता है बेटा कि टाइम पीरियड इक्वल्स टू पाई अंडर रूट एल बाई जी, यही होता है। अब यहां पर पॉइंट देखो, यहां पर हमें टाइम पीरियड, हमने 1.8 पाई तो हमें पता ही है, एल भी पता है, कि हमें फाइंड आउट करना, तो हमारा निकल जाएगा। देखो जरा, पहले देखो, अब इसके दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके बताता हूं, ध्यान से सुनो। बच्चा यहां कहां गलती कर, यहां दो पॉसिबिलिटीज हो सकती, या तो आप पहले में वैल्यू पुट कर दो फिर सॉल्व करो, या आप वेरिएबल में ही सॉल्व कर लो एंड देन फाइनल में जाके फाइनली वैल्यू को क्या कर दो, वैल्यूज को पुट कर दो। दो तरीके होते हैं। देखो बेटा, जब आप पहले वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हो ना, उसमें क्या होता है कि कैलकुलेशन मिस्टेक की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूं, ठीक है। और आप सिर्फ वेरिएबल वेरिएबल में सॉल्व कर लेते हो, फिर लास्ट में जाके वैल्यू पुट करते हो, तो इसमें क्या होता है, सिली मिस्टेक और कैलकुलेशन मिस्टेक की पॉसिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। पॉसिबिलिटी ऑफ सिली मिस्टेक या कैलकुलेशन मिस्टेक रिड्यूसेस, ठीक है। चलो, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको
हमें वो तरीका करना है। और ध्यान से सुनना, मेरा पर्पस सिर्फ आपको फिजिक्स पढ़ाना नहीं है, मेरा पर्पस आपको ये बताना भी है कि कैसे सॉल्व करें कम टाइम में एक्यूरेसी के साथ, क्योंकि काम तो हमारे वही आना है ना, कम टाइम में। सिर्फ सॉल्व करना उद्देश्य नहीं है हमारा, हमारा उद्देश्य है कि कम टाइम में कैसे सॉल्व करें। सॉल्व तो करना ही है, मिनिमम टाइम मैक्सिमम एक्यूरेसी, दिस इज अवर मोटो ऑफ द प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पर, मैं लिख देता हूं कि मिनिमम टाइम ठीक है, मिनिमम टाइम और मैक्सिमम एक्यूरेसी, इनसे मिलकर आपका सिलेक्शन चांसेस वो आपके, ठीक है, टाइम कम एक्यूरेसी ज्यादा, एंड दिस वे वी प्रोसीड है। ठीक है, तो मैं उसी चीज को लेकर जो ये याद कर लो, ये भाई मैं स्क्रीन चाहो, मैं तो अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं इस फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट ले लेता कि भाई मिनिमम टाइम में मैक्सिमम एक्यूरेसी, तो आपके सिलेक्शन चांसेस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अब मैं यहां करूंगा सीधा, मैंने क्या किया, टी, हाँ जी, तो क्या हो गया यहां पर, टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर L/G। तो मेरी जी वैल्यू क्या आ गई यहां पर, 4 पाई स्क्वायर L/T स्क्वायर। हाँ जी, अब वैल्यू पुट, 4 की क्या है, 4 की 4 ही रहेगी, पाई की 3.14 मान लो आप, L क्या है 0.8, ठीक है, और टाइम क्या है 1.8 का स्क्वायर। अब जी की वैल्यू कितनी आएगी, हाँ भाई साहब, जी कितना आएगा हमारे पास, फटाफट इसको आप करोगे तो ये लगभग आ जाएगा 9.878 पर सेकेंड आंसर। ठीक है, हाँ जी, तो अगले पे बढ़े, ध्यान से सुनो, चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। याद रखना, मैंने अभी आपको चीजें बताई हैं, जो टिप्स दिए ना, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। A sound detector is placed on a railway platform. A train approaching the platform at a speed of 36 km per hour sounds its whistle. The detector detects 12 kilohertz at the most dominant frequency in the whistle. If the train stops at the platform and sounds the whistle, then what would be the most dominant frequency detected? The speed of sound in air is 340 मीटर पर। अब इस क्वेश्चन को समझो, देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, और मैं लास्ट टाइम भी बोला था कि बच्चों की प्रॉब्लम फिजिक्स नहीं होती, अगर सही आंसर नहीं आ रहा है तो बहुत कम बच्चों की प्रॉब्लम, उनकी प्रॉब्लम होती है या तो वो क्वेश्चन नहीं समझ पाते, और क्वेश्चन समझ लेते हैं तो कैलकुलेशन मिस्टेक करके गलती कर बैठते हैं, और भाई फिर तो आंसर तो गलत आना ही है। अब इसको ध्यान से सुनो, पहले देखो लाइन बाय लाइन तोड़ो। ये एक ट्रेन है, ये हमारा प्लेटफॉर्म, ठीक है, प्लेटफॉर्म है, यहां से हमारी आ रही है ट्रेन, धुआं जा रहा है, ठीक है, यहां से ट्रेन आ रही है। तो जब ट्रेन आ रही है तो ट्रेन कितनी स्पीड से आ रही है, ट्रेन जा रही है 30 मीटर पर आवर, ठीक है, तो इसकी स्पीड देख लो, स्पीड कितनी आ गई, वेलोसिटी ऑफ सोर्स क्या है 36 इंटू 5/80, 8 दून 10, 10 मीटर पर सेकेंड, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ सोर्स है, ठीक है, पॉजिटिव। अब क्या है, तो जब इसने ट्रेन ने हॉर्न विसल बजाई, सीटी मारी, तो प्लेटफॉर्म तो रेस्ट पे, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर क्या है 0 मीटर पर सेकेंड। तो अब यहां पर ये सीन हो गया हमारा कि अब इसको जो सुनाई दी विसल,
वो दी 12 किलो हर्ट्ज से। कितनी? 12 किलो हर्ट्ज, मतलब ये अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है। सोर्स मूव कर रहा है, मैंने लास्ट टाइम आपको क्या बताया था कि अगर मूव रिलेटिव मोशन सोर्स और ऑब्जर्वर में है तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी विल बी डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। ठीक है। और अब जब ट्रेन मूव कर रही थी तब इसको 12 किलो हर्ट्ज दिखाई दी। अब ये चलती गई, चुक 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 चुक, आके जाके प्लेटफॉर्म पे रुक गई। तो जब प्लेटफॉर्म पे रुक गई तब ट्रेन ने फिर विसल बजाई, सीटी बजाई। अब बताओ उसकी ओरिजिनल, अब उसको ट्रेन स्टेशन मास्टर को या कितनी फ्रीक्वेंसी की साउंड सुनाई देगी? तो यहाँ पे क्या है कि आपको अपेरेंट ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी मांग रहे हैं। सोर्स मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड और ऑब्जर्वर रेस्ट पे। ठीक है, चलो आराम से, मैंने आपको बताया था, आपको फॉर्मूला भी बताया था, अपेरेंट इक्वल्स टू यू नॉट माइनस, आपको बताया था। यहाँ पे वी स्पीड ऑफ साउंड है, वी ऑब्जर्वर की स्पीड है, और वी एस सोर्स की है, और न्यू नॉट ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मैं साइड हो जा रहा हूँ, जस्ट लेट मी नो कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फटाफट सॉल्व करना है और बताना है मुझे। ठीक है, पढ़े, चलो। हाँ भाई, अपेरेंट कितनी दी है? अपेरेंट दी है सर 12 किलो हर्ट्ज। ओरिजिनल हमें पता नहीं है। वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या है? 340 माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें देखना है कि क्या सीन बन रहा है। अब यहां पर हम करेंगे को 3 माइनस क्या 10। ठीक, क्या आया? इतना डिफिकल्ट भी नहीं। 12 किलो हर्ट्स टू नॉट, ये आ गया हमारा, ले जाएंगे 12 क्यों। ठीक है, 0 से 0 गया। ठीक है, तो ये कितना आ गया? रफली अराउंड आएगा 7.6। तो ठीक है, चलो यहां तक कोई दिक्कत? पक्का? आगे बढ़े। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A block of mass 5 kg executes simple harmonic motion under the restoring force of a spring. ठीक है, the amplitude and time period of a motion are 0.1 meter and 3.14 respectively. Find the maximum force exerted by the spring on the block. हाँ जी, मुझे ये समझाने की जरूरत है। अब ब्लॉक जो 5 kg का है वो एग्जीक्यूट करता है SHM और रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग के ना। ठीक है, मतलब एक हमारे पास स्प्रिंग है उससे मास अटैच्ड है। ठीक है, और वो SHM एग्जीक्यूट कर रहा है, और एम्पलीट्यूड 0.1 मीटर मतलब 10 सेंटीमीटर है, और टाइम पीरियड है 3.14 सेकेंड। अब हमें बताना है कि मैक्सिमम फोर्स कितना होगा। तो फटाफट मैं डायग्राम से आपको समझ, ये भी थोड़ा कल्ट नहीं। ठीक है ठीक है, तो अब हमें बताना है इसका मैक्सिमम फोर्स एक्सर्टेड कितना होगा। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू साइड जस्ट आंसर कर लिया। अब देखो, हम्म, अब हम इसको प्लान करते हैं। देखो,
अब देखने में तो ऐसा लगेगा कि सर जी पता नहीं कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दिया, क्या है क्या नहीं है, बट मैं आपको बहुत सिंपल चीज बता, लिसन केयरफुली। एक्चुअली हमें क्या पता है, एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स, क्या पता है हमें, ये पता है। और नेगेटिव साइन का मतलब होता है कि ये भाई रिस्टोरिंग फोर्स, कौन सा फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स। अब देखो अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो एफ की मैग्नीट्यूड क्या होगा, एक्स। अब वो हमसे मैक्सिमम फोर्स पूछ रहा है, कैसा फोर्स पूछ रहा है, मैक्सिमम। मैक्सिमम फोर्स कब आएगा, जब डिस्प्लेसमेंट में, और डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम को क्या बोलते हैं हम, यहां समझ में आया। तो यहां पर एफ मैक्स क्या होगा, के इंटू एम्पलीट्यूड, मतलब के इंटू एम्पलीट्यूड क्या है, 0.1 मीटर। यहां आ गया फोर्स। अब देखो ध्यान से, अब हम ये फॉर्मूला इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि हमें के नहीं पता, के की वैल्यू तो दी नहीं है। जब के की वैल्यू नहीं दी है तो हम ऐसा कुछ दिमाग लगा सकते हैं कि हमारे पास के की वैल्यू आ जाए। डाटा क्या गिवन है, एम्पलीट्यूड है 0.1 मीटर, एम्पलीट्यूड क्या है 0.1 मीटर, हमने यूज कर लिया। टाइम पीरियड क्या है 3.14 सेकेंड, ये हमने यूज नहीं किया। तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि के और टाइम पीरियड का आपस में कोई रिलेशन निकल जाए, ऐसा कुछ मैं कर पाऊं। ऐसे हम सोचते हैं कि हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, दिस इज द मेन स्ट्रेटजी। देखो जरा ध्यान से, अब के हमें पता नहीं है, टाइम पीरियड पता है, तो के और टाइम पीरियड कैसे, मतलब एक एक जरा ध्यान से सुनो। हमने एक चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट के बाय एफ, ये पढ़ा था हमने। तो यहां से क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू के बाय एम, या के इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एम, ये हो गया। अब हमें ओमेगा नहीं पता सर, पहले तो हमें के नहीं पता था, अब हमें ओमेगा भी नहीं पता। ध्यान से सुनो, हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था, ओमेगा इक्वल्स टू पाई बाय 2 इंटू 3.14 अपॉन, टाइम पीरियड क्या है 3.14, तो क्या आ गया, क्या आ गया। अब हम एक काम कर सकते हैं, मास हमें गिवन है, ओमेगा की वैल्यू हम यहां पुट करेंगे, मास गिवन है वहां से के आ जाएगा, और के की वैल्यू यहां पुट कर देंगे। क्या ये प्लानिंग ठीक है, चलो फटाफट करो, बताओ आंसर क्या है। करा, तो हमारे के की वैल्यू क्या आई, के की वैल्यू आई ओमेगा स्क्वायर एम, मतलब ये हो गया ओमेगा स्क्वायर का मतलब 4 एम क्या है 5, तो हो गया 20 न्यूटन पर मीटर, और जो के की वैल्यू यहां पुट करी तो हमारे पास आना था एफ इक्वल्स टू के ए, एफ मैक्स के ए, के की वैल्यू कितनी 20, ठीक है, और एम्पलीट्यूड क्या है 0.1 मीटर, तो एफ मैक्स क्या आ गया 2 न्यूटन। हालांकि उन्होंने क्या पूछा है, मैक्सिमम, दे आर आस्किंग मैग्नीट्यूड ओनली। अगर वो पूछेंगे कि भाई बताओ किस डायरेक्शन में, तो नेगेटिव जो साइन जो यहाँ आएगा, जो हमने अभी फिलहाल कैलकुलेशन के लिए ओमिट कर दिया है, तो नेगेटिव साइन आएगा, वो हमें बताएगा किस बेसिकली रिस्टोरिंग फोर्स, और ये किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट के, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के, एम्पलीट्यूड के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, पक्का, आगे बढ़े, चलो। अब देखो, a block of mass m hangs from a vertical spring of a spring constant k, if it is displaced from its equilibrium position find the time period of the oscillation। अब यहां कुछ भी नहीं दिया है, ध्यान से सुनो,
यहाँ कुछ भी नहीं दिया है, यहाँ सिंपल बोला है कि ये हमारा है, ये एक स्प्रिंग है का स्प्रिंग कांस्टेंट के है, यहाँ मास m लटका दिया है। तो अगर मैं इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करता हूं, इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करता हूं, तो मुझे बताना है कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा। ठीक है, लगा सकते हो दिमाग, कोई नहीं, लगाओ, टेंशन मत लो, आराम से दिमाग लगाओ एंड जस्ट लेट मी नो व्हाट इज दी। चलो अब देखो, यहां पर थोड़ी सी समझने की जरूरत है। क्या समझने की जरूरत है? कि ओरिजिनली अगर देखा जाए तो हमारी स्प्रिंग ये थी, ठीक है, ये थी स्प्रिंग। अब क्या हुआ, हमने उसमें कोई मास अटैच कर दिया। जब हमने उसमें मास अटैच, तो हमारी स्प्रिंग ये हो गई। अब देखो बेटा, ये हमारी ओरिजिनल लेंथ थी, ये हमारी ओरिजिनल, ठीक है, एल ओ। अब यहां पर मास लटकाने से डेल्टा एल बढ़ गई। स्प्रिंग है, मैंने वर्टिकली नॉर्मल लटका रखे, अब जैसे मैं मास लगाऊंगा तो डेल्टा एल बढ़ जाएगी, थोड़ी बढ़ जाएगी। अब देखो यहां पर क्या होगा, जब डेल्टा एल बढ़ गई तो क्या हुआ, अब यहां पर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन कैसी है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब क्या है कि रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल्स टू एम जी। तो क्या हो गया, के डेल्टा एक्स या के डेल्टा एल इक्वल्स टू एम जी, रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल्स टू वेट। अब देखो, तो यहां से डेल्टा एल क्या आया, एम जी अपॉन, ये इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसमें थोड़ा एडिशन और कर दिया, मैंने इसको और खींच दिया। मैं पूरी सिचुएशन यहां पे बना रहा हूं, देखो बच्चे, स्प्रिंग, ठीक है। अब यहां पर ओरिजिनल लेंथ एल नॉट थी, ये डेल्टा एल ऑलरेडी थी, और हमने एक्स और बढ़ा दी, एक्स और बढ़ा दी, ये हो गया। अब ध्यान से सुनो, ये वाली सिचुएशन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे थी, तो इतना एक्सटेंशन हुआ ना, एक्सटेंशन क्या हुआ, इतना, तो ये रिस्टोर होके वापस यहीं आना चाहिए, रिस्टोर होके वापस यहीं आना चाहिए, क्योंकि इक्विलिब्रियम में तो डेल्टा एल ऑलरेडी था ही, इतना डिस्प्लेस हुआ तो रिस्टोर होके वापस आना चाहिए, ठीक है, यही है। तो अब नेट ऊपर लगने वाले फोर्स से अगर मैं नेट नीचे लगने वाला फोर्स माइनस कर दूं, तो ऊपर वाला रिस्टोरिंग फोर्स यही होगा, ठीक है। अगर मान लो ये टेंशन से ऊपर, स्प्रिंग ऊपर खींचना चाह रही है और वेट एम नीचे खींचना चाह रहा है, तो जब ये नीचे खींचना चाह रहा है एम जी, और स्प्रिंग की टेंशन इसको ऊपर खींचना चाह रही है, तो बड़े में से छोटे माइनस करूंगा तो रिस्टोरिंग फोर्स आ जाएगा ना, यही सीन है। बस हमें इतना ही करना है। तो हमें क्या करना है कि चलो यहां पे फटाफट आई एम गोइंग टू टेल यू दैट। तो ऊपर लगने वाला फोर्स क्या है, ऊपर लगने वाला फोर्स है ये स्प्रिंग कांस्टेंट, और टोटल एक्सटेंशन कितना है, डेल्टा एल प्लस एक्स, तो हमने कर दी, ठीक है। ये स्प्रिंग ऊपर खींचना चाह रही है, उसमें से नीचे वाला माइनस एम जी कर दिया मैंने, वेरी गुड। अब कितना आया, अब ये आ गया आपका एक्स, ठीक है। अब देखो बेटा, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, फटाफट इसको सॉल्व करना। इफ यू सॉल्व दिस यू विल गेट डेल्टा एल। अच्छा, यहां पे डेल्टा एल की वैल्यू रख सकता हूं मैं, डेल्टा एल की वैल्यू क्या, एम जी बाई के, एम जी बाई के प्लस एक्स माइनस, सॉल्व करोगे के से के कट जाएगा, ये अंदर जाएगा, तो आपका हो जाएगा, हाँ, के, एम जी
अपॉन के प्लस एक्स माइनस एम जी इक्वल्स टू के एक्स। फटाफट सॉल्व करना है इसको। सॉल्व दिस, ये हो जाएगा ए से के कटेगा तो एम जी प्लस के एक्स माइनस एम जी इक्वल्स टू के एक्स। और ये जो के एक्स है वो हमारा रिस्टोरिंग फोर्स है। जो के एक्स है ये कौन सा है? रिस्टोरिंग फोर्स, स्टोरिंग फोर्स। ठीक है, ये क्या करना चाह रहा है? ये रिस्टोर करना चाह रहा है। तो जब ये रिस्टोर करना चाहेगा, लाइक दिस, रिस्टोर टू इक्विलिब्रियम पोजीशन। फटाफट, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एम जी से एम जी गया आपका, तो क्या बचा? जो आपका रिस्टोरिंग फोर्स है दैट कम्स आउट टू बी के एक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि हम उसको एक्स्ट्रा डिस्प्लेस कर देंगे, उससे उसके उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारी स्टैंडर्ड कंडीशन है, स्टैंडर्ड से मैच कर रही है। तो स्टैंडर्ड में क्या होता है? स्टैंडर्ड में क्या होता है? जो हमारा नॉर्मल टाइम पीरियड है वही रहेगा। तो हमारा नॉर्मल टाइम पीरियड क्या आया? फटाफट, ठीक है। तो अब जो रिस्टोरिंग स्टैंडर्ड कंडीशन वाला है, तो हमारा टाइम पीरियड भी क्या रहेगा? स्टैंडर्ड ही रहेगा। ठीक है, चलो यहां तक कोई दिक्कत? आगे बढ़े? पक्का। चलो नेक्स्ट। हाँ, अ पार्टिकल सस्पेंडेड फ्रॉम वर्टिकल स्प्रिंग ऑस्किलेट 10 टाइम्स पर सेकेंड। ठीक है, एक पार्टिकल है, एक वर्टिकल स्प्रिंग से सस्पेंडेड है, वो ऑस्किलेट करता है 10 टाइम्स पर सेकेंड। एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ऑस्किलेशन द स्प्रिंग बिकम्स अनस्ट्रेच्ड। हाँ जी, ये देखो, हम्म, यहाँ है। तो आपके ऑस्किलेशंस हो रहे हैं यहाँ पे ऑस्किलेशन। तो जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे है तो कैसे हो जा रही है? अनस्ट्रेच्ड। अब क्या होगा? अब हमें बताना है कि मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ब्लॉक क्या है, और फाइंड द स्पीड व्हेन द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 0.2 सेंटीमीटर। अब देखो बेटा, यहाँ पे एक पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि मैक्सिमम स्पीड कहाँ होती है? उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। ठीक है, मिनिमम स्पीड होती है उसके एक्सट्रीम पे। ठीक है, और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो हम देखें कि अगर हमारा कोई, मान लो ये पार्टिकल है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, अब ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। यहां पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। यहां पर क्या है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, मिनिमम पोटेंशियल, या आप बोल सकते हो कि जीरो पोटेंशियल एनर्जी है, और डिस्प्लेसमेंट भी आपका जीरो है। तो इसका मतलब मैक्सिमम स्पीड का मतलब पूछ रहा है कि भाई वो आपकी जब वो पॉइंट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा तो उस टाइम पर उस क्या होगी। ठीक है, तो यहां से आप लॉजिक लगा सकते हो। ठीक है, जस्ट वेट, होल्ड ऑन, आराम से। कर लिया? करें? तो ये करा ट्राई, आगे बढ़ो बेटा। तो अब हम देखते हैं सिचुएशन हमारी क्या आ रही है कि 10 टाइम्स पर सेकंड वो ऑक्सीलेट कर रहा है, उसकी फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, और पॉइंट ऑफ ऑस्किलेशन पे जब स्प्रिंग एकदम अनस्ट्रेच्ड, तब हाईएस्ट पॉइंट होता है उसका। अब हमें बताना है स्पीड, मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ब्लॉक क्या है।
देखो बच्चों, ये मैंने आपको बताया कि हमारी नेचुरल है। अगर मैं इसमें कोई मास ऐड कर दूंगा तो मेरी सिचुएशन क्या आ जाएगी, मेरी सिचुएशन आ जाएगी दिस। ठीक है, तो ओरिजिनल लेंथ और मास ऐड करने से कोई लेंथ डेल्टा एल ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो डेल्टा एल के इक्वल्स टू एम जी, ये ओरिजिनल लेंथ मान लो एल नॉट। ठीक है, यही होगा कि जो हमने स्ट्रेच करी, जब स्ट्रेच करी तो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, तो उस सिचुएशन में जहां रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल्स टू एम जी, वहां पे हमारी सिस्टम क्या हो जाएगा, पूरा हमारा पूरा सिस्टम हो जाएगा बैलेंस। इसका मतलब जो रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल्स टू एम जी, तो डेल्टा एल से अगर ये डिस्प्लेस हुआ, ये स्प्रिंग कांस्टेंट यहाँ आ गया, तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, डेल्टा एल आ गया एम जी के। ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉइंट देखो, यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि सर बट किंतु परंतु अब ये न्यू इक्विलिब्रियम, तो जब ये ऊपर गया, अब यहां पर हो गया अनस्ट्रेच्ड, मतलब डेल्टा एल ऊपर गया तभी तो अनस्ट्रेच होगा नेचुरल पोजीशन, और ये मैक्सिमम ऊपर गया मतलब कि हाईएस्ट पे गया। ठीक है, तो एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ऑस्किलेशन द स्प्रिंग बिकम्स अनस्ट्रेच्ड। अनस्ट्रेच्ड मतलब ओरिजिनल लेंथ, और हाईएस्ट गया मतलब ऊपर वाला एम्पलीट्यूड और नीचे वाला एम्पलीट्यूड, तो मतलब डेल्टा एल ही क्या होगा, तो दिस डेल्टा एल विल बिकम एम्पलीट्यूड। बस सॉल्व कर लो इसको फटाफट, देखो इसको आप सॉल्व करोगे तो आप क्या करोगे, अब आपको पता है एक इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में और दिया कि इस इट ऑस्किलेट 10 टाइम्स पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी दी 10 हर्ट्ज। अब देखो बेटा, हमें पता है ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट के बाय एम, यही होता है, इक्वल्स टू ओमेगा 2 पाई न्यू भी होता है ना। अब देखो फटाफट यहाँ पे, अब क्या हुआ, अंडर रूट के बाय एम पाई, और कितनी बार ऑस्किलेट कर रहा है, 10 बार, मतलब हो गया अंडर रूट के बाय एम इक्वल्स टू 20 पाई पर सेकेंड, यही हो गया। अब मुझे क्या पता है, हमारा जो एम्पलीट्यूड आ रहा है एम जी बाई के, तो एम अपॉन के चाहिए, हमें क्या चाहिए, एम अपॉन के, और यहाँ के अपॉन एम है, तो अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो हमारा काम बन जाएगा। ग्रेट, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो के अपॉन एम विल बी 400 पाई स्क्वायर, क्या आ गया, दोनों जरा फटाफट, तो एम बाय के क्या आ गया, 1 अपॉन 400, यही आ गया, कुछ करना ही नहीं है। डेल्टा एल मतलब एम्पलीट्यूड क्या आ गया, एम जी बाय के, एम जी बाय के मतलब एम अपॉन के इंटू जी। वेरी गुड, डी हमें क्या दिया हुआ है, डी हमें दिया हुआ है कि पाई स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो फटाफट कुछ करना ही नहीं है, आप एम अपॉन के की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, एम अपॉन के की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन 400, अब जी क्या है, पाई स्क्वायर। ठीक है, क्या आ गया, क्या आया, डेल्टा एल, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर आपका कैंसिल, ये पाई स्क्वायर जी वाला है और ये पाई स्क्वायर 1 अपॉन 400 पाई स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आ गया, 1 अपॉन 400 मीन्स 0.25 सेंटीमीटर। हाँ जी, ठीक है ठीक है, तो हमारा कितना आया, एलईडी 0.25 सेंटीमीटर। हाँ जी, अब हमें देखना है कि भाई यहां पर आगे की कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, अब फटाफट देखो यहां पर करेक्ट पॉइंट क्या है। अब हमारी जो मैक्सिमम स्पीड है, देखो मैक्सिमम स्पीड के आप ऐसे मानो कि दो मैक्सिमम स्पीड निकाल लिया हमें, मतलब हमें निकालनी है यहां पर दिस, तो या तो आप यहां पर पोटेंशियल निकाल लो हाफ के एक्स स्क्वायर, फिर उसको हाफ एम वी स्क्वायर से कर लो। ठीक है, तो एक तो वो वाला आ जाएगा आपका,
नहीं तो स्पीड की जो होती है v इक्वल्स टू ए ओमेगा। ए ओमेगा, ए क्या है 0.25, ठीक है, और ओमेगा क्या है, ओमेगा था हमारा कितना 20 पाई, ठीक है 20 पाई, तो क्या आ गया आपका 5 पाई पर सेकेंड, ठीक है, ये हमारी आ गया वी मैक्स। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है भाई साहब कि फाइंड द स्पीड व्हेन द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 0.2 सेंटीमीटर। हाँ जी, अब उस टाइम पे हमें स्पीड निकालनी है, तो उस टाइम पे स्पीड निकालनी है तो आपका स्पीड का एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है, वो क्या है, बारिश हो रही हो ना तो चाय और पकौड़े का मजा ही कुछ और होता है। बच्चे सोच रहे होंगे सर क्या कर रहे हो, है ना। अच्छा एक बात बताओ, आपके यहाँ का ये रेगुलर बात तो हम करते ही हैं, ठीक है, आपके यहाँ बारिश कैसी हो रही है ये बताओ मेरे को। रेगुलर में हमेशा आपको बोलता हूँ बेटा इसका कमेंट करो उसका कमेंट करो, ये ऑप्शन का करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट्स फाइन। अब मेरे को बताओ कि बारिश कैसी हो रही है, और क्योंकि ये हमारा प्रैक्टिस सेशन है तो मेरे को भी ऐसी कोई टेंशन नहीं है, आराम से क्वेश्चन दो, साइड हो जाओ, जितनी देर में बच्चा क्वेश्चन करता है तुम चाय पी लो, क्या दिक्कत है। और बाहर बारिश हो रही हो उस टाइम तो चाय पीने का मजा ही कुछ और है, तो इसीलिए, हालांकि अभी आपने देखा होगा मैंने पूछा था क्या हो गया, तो ही वॉज लाइक सर आ जाओ, ठीक है। तो बट हाँ अगर बारिश बाहर हो रही है चाय पकौड़े अलग ही मजा होता है, ठीक है। हाँ कुछ लोगों का मुझे पता है जंक फूड खाने का भी मन करता है, बट अवॉइड इट, ठीक है। अच्छा, तो अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे हम टॉपिक से भटक रहे हैं चाय पकौड़े के चक्कर में। द स्पीड व्हेन द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 0.2 सेंटीमीटर। चलो, तो हमें पता है v इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। तो 0.2 सेंटीमीटर आप फटाफट करो, तो यहाँ पे वैल्यू रखो, ओमेगा की क्या है 20 पाई पर सेकेंड है, ठीक है, एम्पलीट्यूड आपका आ रहा है 0.25 सेंटीमीटर आ रहा है, और एक्स है 0.20 सेंटीमीटर। फटाफट बताओ कि वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। अच्छा, नाउ लेट अस मूव अहेड विद दिस, ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है, आगे बढ़ो। अगला, द लेफ्ट ब्लॉक इन अ फिगर कोलाइड्स इन इलास्टिकली विद द राइट ब्लॉक एंड स्टिक्स टू इट, फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा, अब ये ब्लॉक जा रहा है एम, वेलोसिटी वी से टकराता है दूसरे एम से, मतलब दोनों का मास सेम है और उससे स्टिक कर जाता है। अब हमें बताना है कि जो एस एच एम क्रिएट होगा उससे गया, ये वेलोसिटी से गया और दोनों स्टिक हो गए, तो ये मास 2m हो गया। अब हमें बताना है कि यहाँ पर इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा। अब यहाँ पर जो नया हार्मोनिक एस एच एम बनेगा उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, ठीक है। तो भैया आ चुके हैं और बाहर बारिश भी हो रही है, तो तब तक अभी क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। आता हूं जस्ट राइट बैक, ठीक है, ओके जस्ट वेट। चलो करते हैं स्टार्ट, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि लेफ्ट ब्लॉक है जो m मास है और वेलोसिटी v से जा रहा है, और इस रेस्टिंग मास m से जो कि इक्वल मास है उससे जाकर ये टकरा जाता है, ठीक है। और अब हमें बताना है कि जो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड होगा वो कितना होगा अगर ये दोनों मास जाके स्टिक कर जाते हैं। अच्छा पहले एक काम करते हैं, हम लगाते हैं यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या लगाते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, पहला मास m जो वेलोसिटी v से कर रहा है, प्लस दूसरा मास m जो इनिशियली रेस्ट पे है, अब मिलके क्या हो रहा है, जब दोनों मिल जाएंगे तो क्या होगा, मोमेंटम तो उतना ही रहेगा, तो मास हो जाएगा आपका कितना 2m, और वेलोसिटी मान लो v डैश मान लो, ठीक है, कि ये v डैश वेलोसिटी से
जाएंगे। तो एम वी इक्वल्स टू 2mv डैश, तो वी एम से एम कटा, तो वी डैश की वैल्यू क्या आ गई, v/2। मतलब जैसे ही ये मास इससे जाके टकरा जाएगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। और देखा जाए तो हम कॉमन सेंस से भी सोच सकते हैं कि कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है, जब कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो अगर मास हाफ है तो वेलोसिटी डबल हो जाएगी, और मास डबल हो गया तो वेलोसिटी हाफ हो जाएगी। क्वाइट कॉमन सेंस है, ठीक है। तो अब ये यहां जाकर जब ये दोनों कंबाइन कर जाएंगे, 2m हो जाएगा ये, तो ये फिर मूव करेगा हमारा कितना से, p/2 से मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब देखो यहां पर एक चीज, कि जब हमारा ये पार्टिकल 2m मास वाला मूव करेगा v/2 से, तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी भी उतनी रहेगी, क्योंकि इनिशियली जो स्प्रिंग और मास सिस्टम था वो तो क्या था, एट रेस्ट पे था, उसका तो कोई दोष ही नहीं है। मेन चीज किसने क्रिएट करी है, मेन चीज तो इसने क्रिएट करी है। बस टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। तो आप फटाफट देखो कि जो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किससे गिवन है, हाफ mv²। बस कुछ करने के, हाफ इंटू मास क्या है 2m, वेलोसिटी क्या है v/2, काइनेटिक एनर्जी आ गई आपकी, 2 से 2 गया, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई, mv², और नीचे स्क्वायर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो आपकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी mv²/4, ठीक है। अब ये है हमारी काइनेटिक एनर्जी, ठीक। और पूछ हमसे क्या रहा है, पूछ रहा है हमसे एम्पलीट्यूड, मतलब एम्पलीट्यूड का मतलब ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अब फटाफट देखो, फटाफट, तो एम्पलीट्यूड का मतलब यहां है हमारा क्या, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। कैसा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कब होगा, जब मीन पोजीशन से पार्टिकल ए पर होगा। अब बस, तो जो हमारी टोटल एनर्जी है दैट इज काइनेटिक एनर्जी, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, सिंपल। अब जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी यहां पर क्या होगी, जीरो, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, ठीक है। अब देखो भाई, ये मीन पोजीशन पे v/2 पे जा रहा है, जब टकराया, पहले तो नेचुरल था, जब टकराया तो जा रहा था v/2 से, इसका मतलब मीन पोजीशन पे v/2 था, मैक्सिमम खिंच जाएगा, कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। तो अब आप लगा दो, टोटल एनर्जी क्या है इसकी, टोटल एनर्जी होती है ½ kA², ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी, जब ये मीन पोजीशन पर होगा तो पोटेंशियल एनर्जी होगी जीरो, काइनेटिक एनर्जी हमने बताई रखी है क्या, mv²/4 आई हुई है, ठीक है। एट मीन पोजीशन क्या होगा, ये सिचुएशन होगी, बस बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो m²/4, तो क्या हुआ, वाह ये घटा 2, वेरी गुड। सो ka² है 2। अब हमें निकालना है एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड क्या होगा इसका, फटाफट, a² क्या होगा, m/k, ठीक है, 2, ये आ गया, तो एम्पलीट्यूड आ गया आपका √m/, m/2, ठीक है, m/k, और v का ये बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो बस कुछ करना नहीं, बेसिकली हमें लॉजिक्स को कनेक्ट करना होता है, और कुछ नहीं है, ठीक है। अगला देखें, चलो। Assume that the narrow tunnel is dug between two diametrically opposite points of the earth. It, the earth has a solid sphere of uniform density. Show that the particle is released in this tunnel. It will execute harmonic motion. Calculate time period of the motion.
मैं समझा देता हूँ। हाँ जी, अर्थ है, हमने उसके अंदर डिग कर ली एक, ठीक है, ये इसका सेंटर है। तो क्या होगा जब पार्टिकल यहां जाने की कोशिश करेगा, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर की तरफ हो। जब हमारा पार्टिकल पर जाने की कोशिश करेगा तो एक्सेलरेशन इधर होगा, सिंपल, यही है। सो अब यहां पर ये क्या करेगा, तो जिस साइड डिस्प्लेसमेंट है रिस्टोरिंग फोर्स उसके अपोजिट लग रहा है, जिस साइड डिस्प्लेसमेंट है रिस्टोरिंग फोर्स उसके अपोजिट लग रहा है, ठीक है। तो यहां पर ये पूरा बैलेंस कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन हमारी क्या बना देगी, एसएचएम बना लेगी, ठीक है। अब देखो बेटा, अगर मान लो किसी सिचुएशन पे, किसी सिचुएशन पे हमारा पार्टिकल एक्स पॉइंट पर, ठीक है, तो नीचे वाला हिस्सा क्या करेगा, ये वाला हिस्सा जो है अर्थ का, ये वाला हिस्सा, वो उस पर ग्रेविटी लगाएगा, सिंपल, उसको रिस्टोर करने की कोशिश करेगा। अगर ऊपर जा रही है, ऊपर इधर एक्स पे है, ये उसके नीचे वाला हिस्सा नीचे खींचने की करे, इधर नीचे एक्स, ये वाला जो अंदर वाला हिस्सा इसको ऊपर खींचने की कोशिश करेगा, दिस विल हैपन। अब देखो, तो अब हम इसकी डेंसिटी मान लेते हैं कि भाई इसकी डेंसिटी, इसकी हम डेंसिटी मान लेते हैं, डेंसिटी इक्वल्स टू मास, अगर मान लो कैपिटल मास एम है और वॉल्यूम का रेडियस आर ले लो, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई r क्यू, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, सिंपल है। अब हमारा मतलब तो उस मास से है ना, जो एक्स डिस्टेंस का अंदर अर्थ के अंदर एक दूसरी शेल बन रही है, एक छोटी सी इमेजिनरी अर्थ बन रही है, हमारा उसके मास से मतलब है, उसको वो वाला मास अट्रैक्ट करेगा। तो नया मास जो होगा एम डैश, कैपिटल एम डैश, वो क्या होगा, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय दी वॉल्यूम, वही है। मास क्या है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास क्या है, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। डेंसिटी क्या आ रही है आपकी, डेंसिटी आ रही है कैपिटल एम अपॉन 4/3 पाई r क्यूब, और इसका वॉल्यूम क्या है, इसका वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई x क्यूब, यही होगा, ठीक है। अंदर वाले का वॉल्यूम, आप देखोगे कि चीजें तो यहां कट गई, 4/3 पाई 4/3, तो नया जो मास है अंदर वाली अर्थ का मास क्या बचा, x³ अपॉन r³ इंटू ओरिजिनल वाली अर्थ का मास, यही बचा हमारे पास, सिंपल है। तो अब जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो क्या बोलेगा, ये वाला मास लगाएगा, ये वाला मास हमारी ऑब्जेक्ट जिसका मास m है उस पर लगाएगा। मैं आपको डायग्राम बता, तो अगर ये है हमारा, यहाँ x है और यहां पर हमारी ऑब्जेक्ट का मास m है, ध्यान रखना मैंने ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल m लिया है और अर्थ का और इमेजिनरी उसके अंदर छोटी उसका कैपिटल m लिया है, इससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, हमने पढ़ा है G m1m2/r², हमने यही पढ़ा है ग्रेविटेशन में। फटाफट देखो, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगा कैपिटल जी। अच्छा, मास ऑफ न्यू अर्थ क्या है, मास इसका क्या है, मास इसका है x³ अपॉन r³ इंटू m, चलो x³ अपॉन r³ m, दोनों के बीच में सेपरेशन क्या है, दोनों के बीच में तो x है, इमेजिनरी अर्थ ही उसको जो अर्थ के अंदर छोटी सी अर्थ है वो उसको खींचने की कोशिश करेगी, तो दिस विल बी x³। हाँ जी, अब क्या हो जाएगा, अब हमारा फोर्स निकल के आ जाएगा r³ x³ से x³ कट गया आपका, ठीक है। तो सॉरी, किलोमीटर में x² होता है ना, हाँ हाँ अब ठीक, ठीक है।
तो हमारा फोर्स क्या निकल के आएगा, कैपिटल जी। अब यहां से देखो, जब ये कटेगा बेटा तो कटेगा, बच जाएगा ना, एक्स बच जाएगा ऊपर एक, तो क्या हो जाएगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम ऑब्जेक्ट कौन, आर क्यूब और ऊपर, ठीक है। ये आ गया। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एफ इक्वल्स टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर क्यूब, बिल्कुल लिख सकता हूँ। कुछ याद है, एफ इक्वल्स टू के एक्स समथिंग, मैंने क्या करा, इस फॉर्मूले को उसी की फॉर्म में तो डिड्यूस करने की कोशिश करी है, तो मैं इसको कंपेयर कर दूंगा, किससे कर दूंगा, एफ इक्वल्स टू के एक्स से। तो हमारे पास के की वैल्यू क्या आ गई, के की वैल्यू आ गई टी एम एम कौन, आर क्यू, ये आ गई के की वैल्यू, मतलब रिस्टोरिंग कांस्टेंट। अब देखो, अब हमसे क्या पूछा है कि टाइम पीरियड बता दो, भाई टाइम पीरियड में क्या ही है, टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड इक्वल्स टू पाई अंडर रूट के, यही होता है बस। टी इक्वल्स टू 2 पाई मास ऑफ ऑब्जेक्ट टी, एम है स्मॉल एम, और के की वैल्यू क्या है, कैपिटल जी कैपिटल एम इस ऑन आर क्यूब, बस कुछ कटता हुआ दिख रहा है, यस सर, एम से एम, ये आर क्यूब, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, ऑन एम, सिंपल है, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। चलो और कुछ, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, हाँ भाई, ठीक है। चलो अगला, a particle of mass m is addressed to three springs A, B, and C of equal force constant or equal spring constants K as shown in the figure. If the particle is pushed slightly against the spring C and release, find the time period of oscillation. हाँ जी, अच्छा, मैंने आपको बताया था ना कि जब सीधा नहीं सोच पाओ कभी दिमाग सीधा, उल्टा दिमाग लगना चाहिए। क्या है, हमें पता है टाइम पीरियड क्या होता है, हमें क्या पता है टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट बाई के, यही होता है स्टैंडर्ड, ठीक है। मास एम है, का तो कुछ होगा ही नहीं, के का रोल है यहाँ, किसका रोल है, तो अगर 3 स्प्रिंग है तो वेलेंट के ही तो होगा। जो सिचुएशन दी गई है कि पहले के ए और बी के बीच में 90 डिग्री है और सी 45 है एज शोन फ्रॉम दी हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो सारा गेम किसका है, पूरा गेम इक्विवेलेंट के का है, इक्विवेलेंट के का पूरा गेम है, सिंपल। तो कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो। अब एक चीज देखो, मैं यहां पर इसको एक्स से डिस्प्लेस कर, ठीक है, एक्स से डिस्प्लेस कर दिया, या चलो इधर एक्स से, किसी भी डायरेक्शन में आप लगा दो कोई दिक्कत, एक्स से मैंने डिस्प्लेस कर दिया। अब जब एक्स से डिस्प्लेस होगा तो इधर से लगेगा, ई वाला एफ लगेगा, ठीक है, माइनस के एक्स वाला सी लगेगा, सिंपल है। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, यहां पर के एक्स लगेगा, जब ये के एक्स इधर पुश करना चाहेगा, जब ये आया, ये भी तो इधर करना चाहेंगे, क्योंकि हम इस इधर ले रहे हैं, इन स्प्रिंग से मास को दूर ले जा रहे हैं, इस स्प्रिंग के मास पास ला रहे हैं, तो इन मास दूर ले जा रहे हैं, ये इधर पुश करने की कोशिश करेगा। सिमिलरली एफ ए इधर लगेगा और एफ बी इधर लगेगा, कॉमन सेंस ही बात है ना। अब देखो यहां पर क्या पॉइंट होगा कि
अगर इस साइड में डिस्प्लेसमेंट x है, येलो कलर ही बता बच्चे को, साइड में अगर डिस्प्लेसमेंट x है, ठीक है, तो एक में डिस्प्लेसमेंट x और यहां क्या हो जाएगा, x बाय √2, यहां क्या हो जाएगा, x बाय √2। सिंपल है। cos 45 कितना, cos 45, cos 45 डिग्री, ठीक है। अब देखो यार, हाँ जी, यहां पर मैं मास को डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में मास डिस, ठीक है, अच्छा, इधर कितना लग रहा है रिस्टोरिंग फोर्स, इधर रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है एफ एक्स, एफ इक्वल्स टू ए एक्स। इधर कितना लग रहा है, ए की वजह से कितना, ए की वजह से लग रहा है ए एक्स, इधर कितना लग रहा है, इधर भी लग रहा है ए एक्स बाय √, यही लग रहा है। तो अगर मैं इनको देखूं और इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, इनके बीच में एंगल बन रहा है 90 डिग्री, ठीक है। देखो आप यहां पर आई कैन से ए एक्स एफ बी ए एक्स बाय √2, इसका रिजल्टेंट तो यहां आएगा ही, इस एक और लग रहा है एफ सी लग रहा है, और इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट भी कहां आएगा, यहां आएगा, एफ इक्वल्स टू एफ ए प्लस एफ बी, यही आएगा। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स आ जाएगा कि भाई एफ सी प्लस एफ ए एफ बी, ये हो जाएगा। अब देखो यहां पर क्या होगा, के एक्स प्लस, अब दोनों के बीच में क्या है, एफ ए परपेंडिकुलर टू एफ कॉस 90 क्या हो गया 0। तो मैं डायरेक्ट वेक्टर का फॉर्मूला लगा सकता हूं यहां पे, एंड दैट कम्स आउट टू बी, वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एक दोनों का कि किसी का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा एंड होल अंडर द रूट, यही होता है। मैं बस वही करने वाला हूं, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेक्टर का हमने क्या देखा था, देखा था हमने, वही चीज को हम यहां पे लगा रहे हैं। तो एक स्क्वायर कैसा हो गया इसका, फटाफट ए एक्स बाय √10 प्लस जी, ये हो गया। तो हमारे पास एफ नेट क्या आया भाई साहब, ए एक्स आया प्लस क्या आया, तो ऐड करो आराम से, आप क्या आ जाएगा, इसका भी सॉल्व करोगे तो वो के एक्स आ जाएगा। तो एफ नेट आ जाएगा फर्स्ट के एक्स, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट के। अच्छा देखो, अब मैंने आपको पिछली स्लाइड पे क्या बताया था भाई, पूरा इक्विवेलेंट के का पूरा गेम है, किसका है, इक्विवेलेंट के का। अब जरा इसको कंपेयर करना, को कंपेयर करो आप, एफ नेट -2 के एक्स या 2 के एक्स, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, एफ नेट क्या आ गया 2 के एक्स।
अब इसको हम कंपेयर कर रहे हैं एफ के एक्स से। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो नया मेरा के डैश है पुराने का डबल है। ठीक है, वैसे सिचुएशन हमारी एफ के एक्स है, अब आया 2 के आ रही है, इसका मतलब जो नया स्प्रिंग कांस्टेंट है वो ट्वाइस ऑफ फर्स्ट स्प्रिंग कांस्टेंट। तो के डैश इक्वल्स टू 2 के न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट 2 इंटू ओल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, या एक स्प्रिंग का 1 स्प्रिंग का। तो क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई, टाइम पीरियड इक्वल्स टू पाई अंडर रूट एम बाय के डैश। और ये के डैश क्या है, पाई रूट एम अप। आ गया भाई टाइम पीरियड, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े, पक्का, चलो। हाँ, रिपीट द प्रीवियस एक्सरसाइज इन द एंगल बिटवीन ईच पेयर स्प्रिंग इज 120। चलो एक काम करो, एक मैंने आपको ये करवा दिया है, दूसरा आप होमवर्क में कर लेना। क्या आप करोगे होमवर्क में? मैं आपको सिचुएशन ड्रॉ करके दे देता हूं। ये मास m है, ठीक है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट, और तीनों के बीच में 120 120 120 एंगल बन रहा है। अब हमें बताना है टाइम पीरियड। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, अब आगे बढ़ो। A simple pendulum of length 40 centimeters is taken inside a deep mine. Assume the time being that the mine is 1600 kilometer deep. Calculate time period of the pendulum. Their radius of the earth is, बस टेंशन ही नहीं लेनी है। ये हमारी अर्थ है, इसका रेडियस है 6400 किलोमीटर। अब हमें क्या करना है, हमने क्या किया, थोड़े डीप पे यहां पर पेंडुलम ले गए। ठीक है, ये वैल्यू थी हमारी, ये हमारी वैल्यू थी 1600 मीटर। तो यहां पर कोई जी डैश होगा और सरफेस पे ओरिजिनल जी होगा। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि वहां पर जो टाइम पीरियड है वो क्या होगा। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर, हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको पे मिल जाएगा। और फर्स्ट ट्राई ऑन योर ओन, खुद ट्राई करना है, उसके बाद भाई टेलीग्राम का वाला सॉल्यूशन देखना, वो तो मिल ही जाएगा आपको, हैंड रिटन सॉल्यूशन में दे दूंगा। बट ट्राई पहले खुद करना है, खुद ट्राई करना है, उसके बाद सॉल्यूशन दे। ठीक है, नेक्स्ट, द मैक्सिमम टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑफ एन ऑस्किलेटिंग पेंडुलम इज डबल दैट ऑफ द मिनिमम टेंशन, फाइंड द एंगुलर एम्पलीट्यूड। बस बस बस, ये कैसे, चलो मैं आपको, ये थीटा है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर एक टेंशन होगी, यहां पर भी कोई टेंशन होगी। ठीक है, अब हमें बताना है कि कहां पर टेंशन मैक्सिमम है कहां पर मिनिमम है, वो लॉजिक लगाते हुए देन हमारा है टेंशन मैक्सिमम टाइम्स टेंशन का हम यूज करेंगे, और यूज करने के बाद एंगुलर एम्पलीट्यूड बता। ठीक है, हाँ, फिर
ट्राई ऑन योर ओन फर्स्ट, नहीं तो इसका आंसर आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है, हाँ जी। एक चीज और इंपॉर्टेंट मैं सारे बच्चों को बताना चाहता हूं कि कई बच्चे कह रहे हैं, कमेंट्स में बार बार आ रहे हैं कि सर एक्चुअली हमारे पास वो बैकलॉग बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है, की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो हमारा एक न्यू सेशन आ रहा है जल्दी बैकलॉग्स पर। ठीक है, और उसके अलावा जितनी भी प्रॉब्लम है, जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स है, ठीक है, कंपाइल ऑल योर प्रॉब्लम्स, है ना, स्टडी से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड। ठीक है, और उसको कमेंट सेक्शन में कर दो ताकि मैं इसका यहाँ पे यूज कर लूँ। ठीक है, तो जो भी आप प्रॉब्लम बताओगे मेरे को, मैं उनको हमारा बैकलॉग्स वाले में या स्टडी टिप्स एंड ट्रिक्स वाले में आई विल यूज दैट। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, पक्का आगे बढ़े। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे अहेड। और अपनी प्रॉब्लम्स कमेंट में देना मत भूलना, ताकि अगले आने वाले हम स्टडी टिप्स वाले सेशन में आपकी प्रॉब्लम्स का, शंकाओं का समाधान कर सकें। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।